हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र और यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन ओवरऑल इंडियन पॉलिटी के सॉल्व कर चुके हैं और इससे पहले 12 लेक्चर्स जो हैं वो हिस्ट्री के बन चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा, उससे आपकी तैयारी जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। तो अभी तक हमने लगभग 600 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे 151वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। ठीक है, तो पूछ रहा है कहाँ पे है विधान परिषद, यानी कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ बिहार में है, सिर्फ बिहार। तो वर्तमान में आर्टिकल 168 के 1 क के खंड के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। तो भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे बिहार हो जाएगा, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो यहाँ के हो गए। अगर हम साउथ में जाएँ तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन सभी जगहों पर क्या है, विधान परिषद जो है ये एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचन का प्रावधान जो है वो प्रस्तुत करता है। तो हो जाएगा आर्टिकल 170। ठीक है, आर्टिकल 170। विधानसभाओं की संरचना स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आर्टिकल 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, और आर्टिकल 178 जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टेट के जो हमारा पार्ट 6 है उन सभी का ये हिस्सा है। आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा, 170 जो है वो विधानसभा की संरचना और साथ ही निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, आर्टिकल 170। अगर हम 176 की बात करें तो राज्यपाल का एक विशेष अभिभाषण होता है। ठीक, तो उसके बारे में बताता है। साथ ही 178 जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि जो हमारे स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 178। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा। ठीक है, तो अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देगा, यानी कि स्पीकर जो है वो वाइस स्पीकर जो होगा उसको देगा। ठीक है, तो अपने से अधीनस्थ व्यक्ति को देगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 179 के अनुसार विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। ठीक है, तो अपना जो पद है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि किसको संबोधित करेगा, पद त्यागना चाहे तो किसको त्यागपत्र देना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक जो था, ट्रिपल तलाक, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर समुदाय से संबंधित था जहाँ पे 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता था। ठीक है, मतलब जो संबंध था वो विच्छेद हो जाता था। इसको गैर कानूनी कहा गया है किसके द्वारा, तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में एक रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 का मामला था। इसका निर्णय दिया गया है जिसमें विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता था। तो ऐसे तलाक जो थे वो गैर कानूनी होंगे। ठीक है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक राज्य, स्टेट या फिर यूटी को कवर करता है। ठीक है, तो हर स्टेट और हर यूटी में, हर यूनियन टेरिटरी में हमारा हाई कोर्ट नहीं है। तो कुछ हाई कोर्ट की जो बेंच होती है वो दूसरे भी स्टेट्स के साथ संबंधित होती है, उसके भी केसेस जो होते हैं वो वहीं पे सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे उच्च न्यायालय हैं जहाँ पे एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो पहला तो हो जाएगा हमारा गुवाहाटी और दूसरा हो जाएगा मुंबई। ठीक, तो यहाँ पे गुवाहाटी अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इसके कार्य क्षेत्र में आता है असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो महाराष्ट्र का आता है, दादर और नागर हवेली का आता है, दमन एंड दीव का आता है तथा गोवा का भी आता है, ठीक है। तो मुंबई की हाई कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो इतना बड़ा है। गुवाहाटी का देखा जाए तो असम भी आता है, असम में ही है गुवाहाटी, बगल में नागालैंड का भी, मिज़ोरम का भी और अरुणाचल का भी, इन सभी जगहों का गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही सारा जुरिस्डिक्शन आता है। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, ठीक है। तो इसका प्रकार क्या है बाबरी मस्जिद का, तो ये एक स्वत्वाधिकार मुकदमा है, यानी कि एक टाइटल सूट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मुकदमा चलाया गया है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया है, ये एक टाइटल सूट के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें दो समुदायों के बीच में बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि की ज़मीन या संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI से संबंधित है। यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल हमारा 324, आर्टिकल 324 जो है वो हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, उसकी स्थापना से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना और इनके निर्वाचन का संचालन करना, ये सब निर्वाचन आयोग का काम है। किसका किसका है, तो संसद यानी कि राज्यसभा लोकसभा, इसके अलावा राज्य की विधानमंडल जो राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसका, साथ ही राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, ये सभी चुनाव जो है वो इसके संरक्षण में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा संवैधानिक प्रावधानों को यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है, यह है आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है इसका प्रावधान ये कहता है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या फिर कम करता है, ठीक है। यदि ऐसा कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो कानून का उल्लंघन ही मात्र शून्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कानून जो है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा यदि कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को हनन करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार है, ठीक है। आर्टिकल 245 की बात की जाए तो केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। 326 की बात की जाए तो लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, अडल्ट फ्रेंचाइज जो है 326 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में है। समवर्ती मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा विषय जिस पे राज्य और जो हमारी भारत की सरकार है दोनों ही उस पर कानून बना सकती है। तो ऐसा संबंध है हमारा एजुकेशन का, ठीक है। एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच में निश्चित रूप से बांट दिया गया है, ठीक है। महत्व के आधार पर पहले संघ सूची आती है, फिर राज्य सूची आती है, फिर समवर्ती सूची आती है। शिक्षा जो है वो पहले राज्य सूची में शामिल था, बाद में क्योंकि इसका महत्व है दोनों के लिए ही, संघ के लिए भी राज्य के लिए भी, तो इसके महत्व को देखते हुए हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, इसकी धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले के राज्य का विषय होता था, बाद में इसको सेंटर का विषय बना दिया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग, ठीक है, हमारा फाइनेंस कमीशन आता है आर्टिकल 280 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 280। तो केंद्र और राज्यों के मध्य कर राजस्व टैक्स रेवेन्यूज़ के वितरण पर सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो राज्य और केंद्र के बीच वित्त से, ठीक है। तो संघीय वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन का कार्य है कि सेंट्रल और जो राज्य हैं उनके बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करे। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। योजना आयोग के बारे में पूछ रहा है। प्लानिंग कमीशन, ये इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। अब याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें 1950, 51 दोनों दिया गया है और 1950 के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन स्पेसिफिकली डेट
वो भी मार्च के ही महीने का है। तो स्पेसिफिकली डेट आपको पता होनी चाहिए। तो 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, तो इसका कार्य क्या था कि पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्यों के लिए वार्षिक योजना स्थापित करना। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है और इसका भी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 डेट याद रखिएगा, इस दिन को नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं चाहे, तो यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी आंसर हो जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, 1999 में पूछा गया प्रश्न है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? ठीक है, तो चुनाव आयोग का है, ऑप्शन हो जाएगा चुनाव आयोग। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी दल को, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का जो दर्जा देना है या फिर जो मानदंड बनाए गए हैं वो सभी चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ठीक है, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो है वो राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करता है, ये सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो कई सारे मानदंड होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से एक ये भी है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो 1999 का प्रश्न है, ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन आंसर के अकॉर्डिंग, या आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक दल जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। वह दल राष्ट्रीय दल हो जाता है जो कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है, 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, तो वह लोकसभा के 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये या वाला क्राइटेरिया लगा है, या तो ये होगा 4 सीटें जीते या तो 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें प्राप्त करे, तो फिर वहाँ पे उसको दर्जा मिल जाता है हमारे राष्ट्रीय पार्टी होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिससे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया है, इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? सरकारी आयोग आया था 1986 में, पर यहाँ पे प्रतिवेदन की बात करें, आपने रिपोर्ट कब जमा किया था? तो 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाई थी। ठीक है, तो सरकारी आयोग जो है इसका आधिकारिक रूप से जो प्रतिवेदन है वो जमा किया गया था 27 अक्टूबर 1987 को। वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसका कार्य था केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में सिफारिश प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, तो पंचायत का चुनाव है ये सभी जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा। पंचायतों को संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय है पंचायत, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार पंचायत जो होती है वो राज्य सरकार का विषय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है किसका है? तो राज्य की सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो पंचायती राज की बात की जाए तो इसमें 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, 29 विषयों पर ये कानून बना सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 243 के सब पार्ट जी में कहा गया है। ठीक है, 243 जी में कहा गया है, यानी कि हिंदी में 6 कहा जाता है। इसके अनुसार इसमें 29 कार्यों की सूची जो है वो दी गई है। इसमें आर्थिक विकास आता है, सामाजिक न्याय आता है, इन सभी के लिए योजना तैयार करने का जो
जिम्मेदारी है वो पंचायती राज सिस्टम को दिया गया है। तो भारत का जो 11th शेड्यूल है यानी कि 11वीं अनुसूची है, इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था पंचायती राज सिस्टम, जिसमें 29 कार्यों की सूची वर्णित है। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है और इसमें 29 विषय दिए गए हैं। इन 29 विषयों में क्या नहीं है? तो पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है, ग्रामीण खेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा आता है, पेयजल आता है, ग्रामीण आवासन आता है, लघुवन उपज आती है, मत्स्य उद्योग आते हैं। ये सभी विषय जो हैं ये सभी हमारे 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। वहीं ग्रामीण खेल की बात की जाए तो इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत होता है? तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का निर्माण जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया जाता है। ग्राम पंचायत जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 तक के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 243 से 243 ओ के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 3 स्तर का पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत आता है, ब्लॉक पंचायत आता है, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद जो है, ये 3 स्टेजेस होते हैं जिसमें पंचायती राज सिस्टम जो है वो कार्य करता है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है वो नेहरू जी के द्वारा किया गया था और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये भी हो जाएगा हमारा आर्टिकल 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, इसका जो लक्ष्य होता है गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, सही है। जिला परिषद के में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा इसमें त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई थी, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर, और इसका जो उद्देश्य है वो है सामुदायिक सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना ग्रामीण समुदाय को। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, क्या क्या आते हैं? तो अभी हमने देखा है ग्राम पंचायत आता है, इसके साथ हमारी आती है क्षेत्र पंचायत समिति। ठीक है, जिसको हम लोग पंचायत समिति भी कहते हैं, और उसके लास्ट में आता है हमारा जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज्य को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता की सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तभी पंचायती राज सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से कार्य करता है। तो इसमें जन भागीदारी जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, डिसेंट्रलाइजेशन करता है पावर्स का, लोगों की हिस्सेदारी होती है, आम लोगों की, आम जनता की हिस्सेदारी होती है। यहाँ पे जो पंचायत का गठन होता है उसमें आम लोगों की हिस्सेदारी होती है, सामुदायिक विकास होता है। तो ये सभी जो होते हैं ये प्रतिनिधित्व होते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो यहाँ पे स्वशासन के रूप में संगठित किया गया है भारतीय संविधान के 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा DPSP में भी इसका वर्णन किया गया है, लेकिन वहाँ पे इसको संवैधानिक रूप से इसको कोई
दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। पर अगर हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें जो कि 1992 में हुआ था, इसके माध्यम से इसको स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसकी अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1957 में आया था ये। इसी के 20 वर्ष के बाद 1977 में अशोक राय मेहता की समिति का गठन हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जिसमें इन्होंने 2 स्तर के पंचायत प्रणाली का जो गठन है इसकी सिफारिश की थी। 1985 में GVK राव आते हैं। GVK राव समिति आती है 1985 में। 86 में आती है LM सिंघवी समिति, ठीक है, और 88 में आती है PK थुंगन समिति, ठीक है। LM सिंघवी ने पंचायतों के संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की थी 1986 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं और मैच द फॉलोइंग टाइप भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हर डेट जो है वो याद रहनी चाहिए। बलवंत राय मेहता 1977, अशोक मेहता 1985, GVK राव, और 1986 में आते हैं LM सिंघवी, 88 में आते हैं PK थुंगन। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला है स्वायत्तता, सेल्फ गवर्नमेंट, फिर है लोक सहभागिता, उसके बाद है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता है, जगाना है, मतलब स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास होना चाहिए, इसी के लिए तो विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही इनको सशक्त बनाना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है नहीं वाला जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है, यहाँ पे नागौर जिला, और आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया था, दूसरा राज्य बना था जहाँ पे इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था, तो यहाँ पे किया गया था राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ठीक, न्याय पंचायत या सिर्फ पंचायत की बात की जाए तो किसके द्वारा हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, इन्होंने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा, अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो पंचायत का कार्य जो है वो विकास से संबंधित है। इन्होंने कहा था कि विकास के कार्य को अलग रखा जाए और न्याय पंचायत के कार्य को अलग रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका जो सभापति होना चाहिए वो एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश जो है ये अशोक मेहता के द्वारा 1977 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार में नहीं आता? ठीक, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो कि स्थानीय स्वशासन में नहीं आता है? तो यहाँ पे है सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये आता है, स्वच्छता भी आता है, जन उपयोगी सेवा ये भी आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये कार्य जो है ये पंचायत से संबंधित नहीं है, ये तो पुलिस का कार्य है। तो यहाँ पे सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये है हमारे राज्य सूची का विषय, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में आता है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन राज्य या राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण वैध किया गया है? तो यहाँ पे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी जगहों पे 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सभी जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में 50% का आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी स्थान हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। यहाँ पे महिलाओं के लिए 50% पंचायत में आरक्षण किया गया है। तो यहाँ पे देखना है हमें, बिहार में 50% का आरक्षण है, और यूपी में देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पे 50% का आरक्षण नहीं है, 33% का आरक्षण है। नेक्स्ट है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं के आरक्षण का 50% तक कर दिया था? तो अभी हमने जस्ट देखा है, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जहाँ भी उत्तर प्रदेश आ रहा है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाद में केरल में भी कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, 2011 का आया हुआ प्रश्न है। अभी यहाँ पे केरल जो है वो भी लिस्ट में आ गया है, जहाँ पे 50% का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट 73rd संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? ठीक, तो यहाँ पे है ये जो एक्ट बना है 73rd, ये तो एक्ट है, इसके लिए कोई बिल आया रहा होगा, तो वो कौन सा बिल है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 64th संविधान संशोधन बिल लाया गया था, जिसके तहत 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हुआ था। तो ये जो बिल है ये राजीव गांधी सरकार में लाया गया था 1989 में, इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद ये विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, इसलिए उस टाइम पे ये रह गया था पारित होने से। बाद में इसको 72nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था 1991 में, और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको पारित किया गया। बाद में ये एक्ट बन गया था 1992 में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसको 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था, जब ये बिल जो है वो पारित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पंचायती राज से संबंधित कौन सा है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 73rd संशोधन संबंधित है, तो यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो नहीं आता है, तो यहाँ पे भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है। न्यायिक पुनर्विवेचन मतलब कोई जुडिशियल रिव्यू, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में नहीं आता है, ये कोर्ट का कार्य है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्य है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में आता है, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम भारतीय संविधान में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। यहाँ पे राज्य सरकार से कोई भी संबंध नहीं है, सिर्फ लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, किसी में भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा हो सकता है या तो राज्यसभा हो सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस में दिया गया है? 368 में वर्णित किया गया है। जब भी हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो हम किसी भी हाउस से कर सकते हैं, लोकसभा से कर सकते हैं या फिर राज्यसभा से कर सकते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1951 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया था। यहाँ पे आर्टिकल जो हमारा ईयर है वो 1951 हो जाएगा। तो इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। किस में किए गए थे? तो 15 के 1 में, 19 के 1 में। अभी ये लिस्ट जो है बहुत लंबी है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से ईयर में किया गया था? तो 1951 में किया गया था। एक ही टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है यहाँ पे इन सभी का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ठीक है, तो 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। 300 ए किससे संबंधित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 300 जो है वो मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। वहीं अगर 302 की बात की जाए तो इसमें व्यापार वाणिज्य आता है। ठीक, और 76 की बात की जाए तो इसमें हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, महान्यायवादी।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का भारत का संविधान। इससे संबंधित जो बीपीएससी में प्रश्न दिए गए हैं, घटना चक्र, बीपीएससी के प्रश्न जो घटना चक्र में दिए गए हैं वो सभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगले लेक्चर से हम लोग देखेंगे सामान्य भूगोल। ठीक है, तो अभी तक जितने भी लेक्चर आपके बनाए जा चुके हैं इसमें 12 तक हम लोग हिस्ट्री कवर की हैं। उसके बाद के सभी लेक्चर्स जो हैं वो इंडियन पॉलिटी के नाम से आए हैं। जो भी प्रश्न हैं वो हम लोग कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटी की बात की जाए तो लगभग 200 प्रश्न किए हैं, और अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो लगभग हमने 400 प्रश्न किए हैं, 380 से ऊपर प्रश्न किए हैं, 400 प्रश्न किए हैं। तो कुल मिला के 600 प्रश्न जो हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सामान्य भूगोल। ठीक, ये जो प्रश्न है ये हमने घटना चक्र सॉल्व किया है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको लग रहा होगा कि इसमें वो क्वेश्चंस नहीं करवाए गए, और भी टॉपिक्स होने चाहिए। तो हम लोग स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज भी सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हम लोगों को टाइम मिलेगा तो हम लोगों का ये एक टारगेट रहेगा कि टॉपिक वाइज भी आपको प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाए जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला ये जो टारगेट है कि ये घटना चक्र जो है सभी विषयों की कंप्लीट कर ली जाए। एटलीस्ट बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कंप्लीट कर लिए जाए। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कंप्लीट पैकेज है। अभी हम और भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी करेंटली जो करंट अफेयर्स की बुक चल रही है और साथ ही हिंदी के लेक्चर्स चल रहे हैं, ये आप लोग ज़रूर से देखिएगा। जो भी आपसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर करने की कोशिश करिएगा, और साथ ही अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आते हैं या जो आर्टिकल आपको ये बाद में रिवाइज़ करने रहते हैं उनको कहीं आप शॉर्ट में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आप लोग रिवीजन जो है वो प्रोसेस में रखिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।